आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर व्हेन द पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 में चार क्लॉज है। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। क्लॉज 1 कहता है कि अगर हम लोग का एग्रीगेट टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट स्पेसिफाइड की है सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में, अगर उसको क्रॉस करता है तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 कहता है, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ये चार स्पेशल केसेस है। मतलब ये स्पेशल केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आप आपका बिजनेस ट्रांसफर करते हो, कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, उस कारण आपका बिजनेस ट्रांसफर होता है, अमालगमेशन है, डीमर्जर है, और बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, बस चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अगर आपका पहले सोल प्रोप्राइटर था, अब अभी पार्टनरशिप फॉर्म में आप चेंज हो गए, कि अगर आप पहले एग्जिस्टिंग लॉ में अगर आप रजिस्टर हो गए तो जो आपको इस लॉ में भी ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सबसेक्शन 2, 3 और 4 जो क्लॉज है वो क्लॉज स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आते हैं। अब सेक्शन 22 में सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज है सबसेक्शन 1, कि एवरी सप्लायर को अगर उसका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट जो सबसेक्शन 1 में उसको क्रॉस करता है इन फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। मतलब पर्सन ऑटोमेटिकली लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होता है। तो सेक्शन 22 में हम लोग देखेंगे किस किस केसेस में एक सप्लायर को रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लेना कंपलसरी होता है। तो सबसेक्शन 1 बोलता है कि एवरी सप्लायर shall liable to be registered under the act in a state or union territory other than special category state, यहाँ पे other than special category state from where he make a taxable supply of goods or services if his aggregate turnover in a financial year exceed 20 lakh rupees। अगर उसका इन अ फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक्सीड होता है 20 लाख रुपीज से, तो एवरी सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। बट इन केस ऑफ अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, अगर आप अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट से अगर सप्लाई कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है इफ आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा एक्सीड होता है। प्रोवाइडेड, या सबसेक्शन 1 का एक प्रोविजो दिया है, वेयर सच सप्लायर मेक अ टैक्सेबल सप्लाई। सच सप्लायर मीन्स जो ऊपर वाला एवरी सप्लायर है वो, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एनी स्पेशल कैटेगरी स्टेट, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से भी सप्लाई कर रहा होगा, तो ही शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 10 लाख रुपीज। अगर उसका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 10 लाख रुपीज से ज्यादा, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। Provided further that the government may, at the request of special category state, on the recommendation of council, enhance the aggregate turnover referred to in first proviso from 10 lakh rupees to such amount not exceeding 20 lakh rupees। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट अगर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट एनहांस कर सकता है रुपीज 10 लाख से 20 लाख रुपीज टर्नओवर की लिमिट। Also provided that at the request of state or on the recommendation of the council, enhance the aggregate turnover of 20 lakh rupees to such amount not exceeding 40 lakh rupees। 20 लाख रुपए जो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर सकता है गवर्नमेंट इन केस ऑफ सप्लायर हु इज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स। बट कंडीशन क्या है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो आपको टर्नओवर की लिमिट 20 लाख से एक्सीड करके 40 लाख कर सकता है गवर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, द पर्सन शैल बी कंसिडर टू बी एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ ही इज एंगेज इन exempt सप्लाई ऑफ सर्विसेज provided by way of extent of deposit, loan on advances as far as consideration represented by way of interest or discount। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि ऊपर क्लॉज था, एक प्रोविजो था कि अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी कब होगा, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करेगा तो। बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप
एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो बाय वे ऑफ एक्सटेंडेड डिपॉजिट लोन और कंसिडरेशन आपको मिल रहा है एज अ बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, तो जो आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे उस आप कर रहे होगे तभी भी गवर्नमेंट आपको एज अ कंसीडर करेगा कि आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो। तो यहाँ पे एक सप्लायर को बेनिफिट हो गया कि अगर उस सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ जो सर्विसेज स्पेसिफाइड की एक्सटेंडिंग डिपॉजिट और लोन कर रहा होगा, तो उसको 40 लाख के टर्नओवर की लिमिट एप्लीकेबल होगी। उसको गवर्नमेंट बोल नहीं सकता कि आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज नहीं हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ने बोला कि अगर सप्लायर करता होगा एक्सटेंडिंग सप्लाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ऑफ डिपॉजिट लोन, तभी भी हम लोग उसको एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। एग्जाम्पल देखिए कि अगर मिस्टर एम शूज सेल करता है, उसके साथ मिस्टर एम लोन किसी और को लोन भी देता है, एडवांसेस भी देता है, और उसके उस लोन एंड एडवांसेस के अगेंस्ट वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट कंसीडर करता है, तो उस केस में उसको 20 लाख या 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो प्रोविजो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि हम लोग उसको एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे इवन इफ ही इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट और लोन बाय ऑफ इंटरेस्ट एज अ कंसीडरेशन ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंटेड। तो ये प्रोविजो कहता है। सबसेक्शन 2 में क्या कहा है कि एवरी पर्सन ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे मींस जिस दिन अपना जीएसटी लॉ एप्लीकेबल हुआ, उसके पहले अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ जो था पहले वाला, उसके अंडर अगर कोई पर्सन एग्जिस्टिंग लॉ के अंडर अगर रजिस्टर होगा कि वह होल्ड लाइसेंस करता होगा, तो वो पर्सन भी लाइबल टू बी रजिस्टर हो जाएगा अंडर दिस एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम अपॉइंटेड डे। तो कब से लाइबल टू बी रजिस्टर हो जाएगा? जब से अपॉइंटेड डे से वो लाइबल टू बी रजिस्टर हो जाएगा। लाइबिलिटी कब? सबसेक्शन 1 में अपने सप्लायर के ऊपर लाइबिलिटी कब आती है? अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो स्पेसिफाइड की उसको अगर क्रॉस करता है तो। सबसेक्शन 2 में उसके ऊपर लाइबल टू बी रजिस्टर कब से होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इफ ही इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन एग्जिस्टिंग लॉ। थर्ड क्लॉज में where the business carried on by a taxable person under this act is transfer। अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर होता है whether on account of succession or otherwise to the another person as a going concern। यहाँ पे एक important वर्ड है कि as a going concern, अगर आप सामने वाले को आपका बिजनेस सेल कर रहे हो, तो जो ट्रांसफर ही होगा और कोई सक्सेसर होगा एज द केस में भी, वो लाइबल हो जाएगा टू बी रजिस्टर। कब से लाइबल हो जाएगा? विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन। तो अगर आप आपका बिजनेस ट्रांसफर करते हो एज अ गोइंग कंसर्न, तो जो सामने वाला ट्रांसफर ही होगा वो लाइबल टू बी रजिस्टर हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन। आप उसको बिजनेस ट्रांसफर करोगे, उस डेट से वो लाइबल टू बी रजिस्टर हो जाएगा। सबसेक्शन 4 बोलता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3। मतलब सबसेक्शन 1 में थ्रेशोल्ड लिमिट लिखा है, सबसेक्शन 3 में लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर वो बिजनेस हो जाएगा। इन केस, तो ये सबसेक्शन 4 इन तीन चीजों सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 में कुछ भी लिखा हो। सबसेक्शन 4 बोलता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 in case of transfer pursuant to sanction of scheme or an arrangement for an amalgamation or as a case may be demerger। अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर होता है as a case of arrangement for amalgamation or demerger in to an order of high court or tribunal or otherwise, the transferee shall be liable to be registered with effect from the date of registrar of the company's issue a certificate of incorporation गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। मतलब जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब से आप लाइबल हो जाओगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो चार सबसेक्शन, सेक्शन 22 में 4 सबसेक्शन बोले दिए हुए, तो हर एक सबसेक्शन अपने को बोलता है कि किस डेट से हम लोग लाइबल टू बी रजिस्टर हो जाएंगे। तो अगर सबसेक्शन 1 की बात करेंगे, तो अगर सप्लायर एक्सीड करता है एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपीस, तब लाइबल हो जाएंगे अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में। और अब अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में होगा
तो इफ सप्लायर एक्सीड द टर्नओवर ऑफ 10 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो लाइबल हो जाएगा, जी सबसेक्शन 1 कहता है। अगर आप सब इन केस ऑफ, अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, तो आपके लिए टर्नओवर होगा 40 लाख रुपीस। अगर आप 40 लाख का टर्नओवर एक्सीड करते हो इन फाइनेंशियल ईयर, तो आप लाइबल टू बी रजिस्टर हो जाओगे जीएसटी के अंडर। और इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करने वाला सप्लायर अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ करता है सर्विसेज लाइक एक्सटेंडिंग डिपॉजिट और लोन करके बाय ऑफ कंसिडरेशन एज अ बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, तो उसको भी हम लोग एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स का ही सप्लायर मानेंगे। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आप इमीडिएटली होल्ड करते हो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ, तो आप फ्रॉम विद द इफेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट डे, जब से जीएसटी आ गया है उस डेट से आप लाइबल टू बी रजिस्टर हो जाओगे। सबसेक्शन 3 कहता है अगर आप बिजनेस ट्रांसफर करते हो एज अ टू अनदर पर्सन, टू अनदर पर्सन एज अ गोइंग कंसर्न, अगर आप आपका बिजनेस ट्रांसफर करते हो, मेन वर्ड क्या एज अ गोइंग कंसर्न, तो ट्रांसफर ही लाइबल हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से लाइबल हो जाएगा, विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन से वो लाइबल हो जाएगा। और सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर इन केसेस ऑफ अरेंजमेंट, अमालगमेशन और इन केस ऑफ डी मर्जर, ट्रांसफर ही शैल बी लाइबल हो जाएगा। कब से लाइबल होगा, द डेट on which register of company issue a certificate of incorporation giving effect to the date of order of tribunal। तो ये 4 केसेस सेक्शन 22 में बताई है कि ये 4 सेक्शन के अंडर पर्सन लाइबल टू बी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो हम लोग इसको डिटेल में आगे देखेंगे। उसके पहले देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन में जीएसटी ने दिया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट, एक वर्ड जो दिया है उसका मीनिंग क्या है। the meaning of special category state मेजरली टोटल आर्टिकल 279A के हिसाब से टोटल 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट आती है। तो देखेंगे एक्सप्लेनेशन में क्या बोला था। स्पेशल कैटेगरी स्टेट मींस द स्टेट as specified in clause G of clause 4 of article 279A of the constitution except the state of Jammu and Kashmir, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में एज पर अगर जीएसटी के हिसाब से देखेंगे, सेक्शन 22 के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आते। तो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 का एक एनालिटिकल व्यू देखेंगे कि थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, every supplier of goods or services required to obtain registration in state or union territory where he make a taxable supply if his aggregate turnover exceed the 20 lakh in a financial year। मतलब कि every supplier of goods और services को registration लेना पड़ेगा in state from where he make a taxable supply of goods or services। अगर एग्जाम्पल मिस्टर पी 4 स्टेट से सप्लाई करता होगा, टैक्सेबल सप्लाईज करता होगा 4 स्टेट से, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करता होगा, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, मेक अ टैक्सेबल सप्लाई इन स्टेट, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करता होगा इस 4 स्टेट से, एग्जाम्पल कोलकाता, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो ये 4 स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, एक्सीड होता है फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपीज से, तो उसको इन चारों स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। However, the limit of 20 लाख, जो 20 लाख की लिमिट है, will be reduced to 10 लाख रुपीज। जो 20 लाख की लिमिट 10 लाख तक रिड्यूस हो जाएगी इफ द पर्सन कैरिड आउट बिजनेस इन अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हज एंड संपत। तो इसको भी आगे हम लोग देखेंगे एक्सेप्ट हज और संपत को। हज मींस हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुदुचेरी, उत्तराखंड, त्रिपुरा इसका फुल फॉर्म है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हज और संपत। ये स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते नहीं है। मींस इसका मतलब होता है कि मींस एट प्रेजेंट द रिड्यूस लिमिट ऑफ 10 लाख इज एप्लीकेबल ओनली इन स्टेट ऑफ मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो इसको हम लोग अगर आगे टेबल से देखेंगे, समरी ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, आप एग्जाम के टाइम ये टेबल अगर देख के जाओगे तभी ओके। तो यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी बनाया, स्टेट्स अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज पर आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल एज पर 279 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट आती है, बट सेक्शन 22 के हिसाब से बस 4 ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट उन लोगों ने कंसीडर की है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। MMTN इसका शॉर्ट फॉर्म देखोगे तो MMTN। और अदर स्टेट्स में आते हैं हज और संपत, हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप अदर स्टेट से करते हो तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल अलग होती है, और अब अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट से करते हो तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट अलग एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे हम लोग ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। अगर सप्लायर एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करता होगा और सप्लायर एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ सर्विसेज करता होगा और बोथ गुड्स एंड सर्विसेज करता होगा, तो उसको थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे एप्लीकेबल होगी। तो अगर आप सप्लाई करते हो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से, अगर आप सप्लाई करते हो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से, दैट इज MMTN, दैट इज मणिपुर, मिर्जापुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा से अगर आप सप्लाई करते हो तो उस केस में आपको थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होती है 10 लाख रुपीज। अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स और बोथ करो, आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होती है 10 लाख रुपीज। अगर आप हज और संपत स्टेट से अगर सप्लाई करते हो, अगर आप संपत स्टेट से सप्लाई करते हो, एग्जांपल सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी एंड तेलंगाना, तो उस केस में आपको थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है 20 लाख रुपीज। अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करो या एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ करो, आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है 20 लाख रुपीज। तो अगर एग्जांपल अगर आप आपका सप्लायर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से अगर सप्लाई करता है, टैक्सेबल सप्लाईज करता है, और उसका टर्नओवर अगर 10 लाख रुपीज से एक्सीड करता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में वो लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अगर वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो सर्विसेज करता होगा। अगर आप सप्लाई करते हो संपत स्टेट से, दैट इज सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पुदुचेरी एंड तेलंगाना, तो उस केस में आपको थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है 20 लाख रुपीज। तो अगर आपका 20 लाख रुपीज से ज्यादा टर्नओवर एक्सीड करता है तो उस केस में आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। और अगर आप अदर स्टेट से सप्लाई करते हो, एग्जांपल हज, हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर कोई स्टेट्स होगी, तो उस केस में दो पार्ट बनते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते होगे तो आपको लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है 40 लाख रुपीज, और अगर आप सप्लाई करते हो सर्विसेज और बोथ गुड्स और सर्विसेज, तो उस केस में आपको लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है 20 लाख रुपीज। तो ये टोटल थ्रेशोल्ड लिमिट का समरी ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट है। आप एग्जाम के टाइम अगर ये भी देख के चले जाओगे तभी हो जाएगा। तो ऊपर भी वही लिखा है कि एवरी सप्लायर जो है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम एवरी स्टेट फ्रॉम ही मेक अ टैक्सेबल सप्लाई, जहां जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है। अभी हम लोग ये क्लॉज देखेंगे। हाउएवर द लिमिट ऑफ 20 lakh will be reduced to 10 lakh if the person carried out business in a special category state as specified in clause G of section article 279 of the ये। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। Example, Mr. P, a cost accountant, has 3 offices, one in Maharashtra, another 2 in Kolkata and Delhi.
In order to determine whether Mr. P is liable for registration, the turnover of all branches taken into account, and only if the same exceed the 20 lakh, Mr. P is liable for registration. If person having a place of business in different state across the India and has one branch in special category state, then threshold limit for registration will be reduced to 10 lakh rupees. If example in above case, if the Mr. P has office in Tripura, then threshold limit will be reduced to 10 lakh rupees. इस केस में क्या मिस्टर पी जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसके 3 ऑफिसेज है महाराष्ट्र में, कोलकाता और दिल्ली में, अगर तो उस केस में उसको एप्लीकेबल लिमिट क्या हो जाती है 20 लाख रुपीज. अगर 20 लाख से एक्सीड करेगा तभी मिस्टर पी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा. अगर इसके मल्टीपल ब्रांचेस है, अगर उसमें से एक भी ब्रांच अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ जाती है तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट सेक्शन 22 के हिसाब से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड आता है. तो अगर वो मिस्टर पी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अगर इन 4 स्टेट में से अगर किसी भी एक स्टेट में अगर उसका ब्रांच होगा तो उस केस में उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट हम लोग रिड्यूस करके 10 लाख रुपीज कर देंगे. तो वही कहता है. अगर लॉ एक्ट में देखोगे तो एक्ट में ऐसे स्पेसिफाइड किया है कि प्रोविजो में स्पेसिफाइड किया है कि दैट वेयर such person means the person who supplies goods and services in a state other than special category state. मतलब वो स्टेट्स में सप्लाई कर रहा है अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट. अगर वही सच पर्सन अगर सप्लाई करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर रिड्यूस होके 10 लाख रुपीज हो जाएगी. तो ये एक्ट में ऐसे कहा है कि अगर वही सच पर्सन का अगर कोई भी एक ब्रांच अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आती है तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है फॉर लायबल टू बी रजिस्टर होने के लिए वो थ्रेशोल्ड लिमिट रिड्यूस होके 10 लाख रुपीज हो जाएगी. और एज पर सेक्शन 22 ओनली मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा ये 4 स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट में फॉल होती है. जो हम लोग ने ऊपर देखा था वही नीचे अभी. हाउएवर द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट enhance the turnover of 20 lakh to such amount not exceeding the 40 lakh rupees in a case of supplier who is exclusively engaged in supply of goods subject to such condition and limitation. और जो एग्रीगेट 40 लाख रुपीज जो है अगर वो सप्लायर अगर एक्सटेंडिंग लोन में मतलब एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी करता होगा तभी भी हम लोग उसे एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स ही कंसीडर करेंगे. तो ये सेक्शन 22 का पूरा एनालिटिकल व्यू था कि कैसे हम लोग को चेक करना है कि एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट किस स्टेट में कैसे कैसी होगी. अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हो तो आपके लिए टर्नओवर लिमिट हो जाती है 10 लाख रुपीज. अगर आप संपत स्टेट में आते हो मेरे शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से तो आपको टर्नओवर लिमिट हो जाती है 20 लाख रुपीज. अगर आप हज और अदर स्टेट्स में आते हो और आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो टर्नओवर लिमिट आपको एप्लीकेबल हो जाती है 40 लाख रुपीज. बट सब्जेक्ट टू एक्सप्लेनेशन कि अगर आप एक्सटेंडिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी करते हो बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन और डिपॉजिट तभी भी आपको कंसीडर किया जाएगा एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स. और अगर आप हज और अदर स्टेट में सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हो तो आपको टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है 20 लाख रुपीज. तो ये पूरा थ्रेशोल्ड लिमिट था सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के हिसाब से. यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाया. अगर आप ये आपको इजी पड़ेगा. अगर आप MMTN से अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स सप्लाई करते हो तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर एप्लीकेबल हो जाता है 10 लाख रुपीज. अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज विथ और आउटसाइड सेट करते हो तो एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा 10 लाख रुपीज. अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स आउटसाइड सेट करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24. हम लोग आगे देखेंगे कि अगर एक सप्लायर इंटर स्टेट सप्लाई करता है मतलब एग्जाम्पल मिस्टर पी अगर महाराष्ट्र से दिल्ली में सप्लाई करता है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर. तो अगर आप MMT अगर आप स्टेट से बाहर के स्टेट में सप्लाई करते हो तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. तो MMTN से आप करते हो तो 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है. अगर आप संपर्क स्टेट से करते हो वेदर आप गुड्स सप्लाई करो वेदर आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज करो आपको 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी. अगर आप आउटसाइड सेट करते हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. अगर आप हज एंड अदर स्टेट से सप्लाई करते हो
तो यहाँ पे अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है 40 लाख रुपीस। अगर आप सर्विसेज और विद इन और आउटसाइड स्टेट करते हो तो आपको टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है 20 लाख रुपीस। तो ये चार्ट फॉर्म में मैंने बनाया कि एमएमटीएन, संपत और हज एंड अदर स्टेट से आप सप्लाई करते हो तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे कैसे एप्लीकेबल हो सकती है। ये था सेक्शन 22 का थ्रेशोल्ड लिमिट जो है एप्लीकेबल है फॉर लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन होने के लिए। उसका हम लोग ने एनालिटिकल व्यू लिया कि किस किस स्टेट में क्या क्या थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होती है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से करते हो, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट से करते हो, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हो और बोथ करते हो, तो क्या क्या थ्रेशोल्ड लिमिट आपको एप्लीकेबल हो सकती है वो हम लोग ने इसमें देखा। अभी हम लोग देखेंगे जो टर्म लिखा है यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर। एक्ट में एक वर्ड लिखा है कि आपका अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होता है, एग्रीगेट टर्नओवर अगर एक्सीड होता है इन अ फाइनेंशियल ईयर में तो क्या होता है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 लाख रुपीज फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो एग्रीगेट टर्नओवर जो वर्ड एक्ट में मेंशन किया है वो अगर वो वर्ड क्या कहता है, क्या एक्सप्लेन करता है, वो हम लोग अभी देखेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्या है बेसिकली। तो एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी कहता है कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जितने भी आप टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हो, कि जितने भी आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज करते हो, एक्सपोर्ट करते हो दैट इज जीरो रेटेड सप्लाईज, और इंटरस्टेट सप्लाई करते हो of having the same pan under same pan that is आप डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करते हो तो ये सब एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा एंड शैल बी कंप्यूटेड ऑन having same pan and shall be computed on इंडिया बेसिस। इंडिया बेसिस मीन्स कि आपके जितने भी ब्रांचेस हो गए उन सबका इकट्ठा करके हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे, बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, मतलब जो भी सीजीएसटी, एचजीएसटी और जो आईजीएसटी और सेस होगा उसको हम लोग उससे एक्सक्लूड करेंगे। और यहाँ पे लिखा कि एक्सक्लूडिंग द इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर एग्जांपल आप कोई रिवर्स चार्ज सप्लाई लेते हो जिसके ऊपर रिसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, एग्जांपल अगर आप एडवोकेट की सर्विस लेते हो, जीटीए की सर्विस लेते हो आप, तो इन दो सर्विसेज के ऊपर रिसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो भी इनवर्ट सप्लाईज हो गए वो इनवर्ट सप्लाई हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चार्ट फॉर्म पे लिया है कि हाउ टू कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर। तो इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होगा, जो भी हम लोग आउटवर्ड सप्लाईज करते होंगे, जो भी टैक्सेबल सप्लाईज, जो भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और हैविंग अंडर सेम पैन, मतलब सेम पैन के अंडर जितने भी आपके ब्रांचेस हो गए उस सभी ब्रांचेस का हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करेंगे और हम लोग कंप्यूट करेंगे। एक्सक्लूडिंग सीजीएसटी, एचजीएसटी जो भी होगा, सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी, और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई दैट इज जो हम लोग परचेस करेंगे जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज होगा वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। बट अगर इफ सप्लायर सप्लाई करता है ऐसे सर्विसेज और गुड्स जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है तो वो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। जो भी आउटवर्ड सप्लाई करेगा सप्लायर अंडर रिवर्स चार्ज वुड बी कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सच सप्लायर। एग्जांपल जीटीए और एडवोकेट। एग्जांपल एडवोकेट अगर सामने वाले को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो सामने वाला उसको अपने एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेगा, पर एग्रीगेट एडवोकेट जो है, एडवोकेट अपने एग्रीगेट टर्नओवर में वो रिवर्स चार्ज सप्लाई ऐड करेगा। तो वो रिवर्स चार्ज सप्लाई अगर आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो, मतलब सामने वाले को आप प्रोवाइड करते हो रिवर्स चार्ज सप्लाई, तो वो सप्लायर के एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड
हो जाता है। एग्जाम्पल अगर समझोगे कि अगर मिस्टर ट्रांसपोर्ट एक जीटीए, वो जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करता है एक विमल एंटरप्राइजेस को। तो अगर हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे दो पार्टी का, ट्रांसपोर्ट एजेंसी का और विमल एंटरप्राइजेस का, तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त जो ट्रांसपोर्ट सर्विस, एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज का टैक्सेबल वैल्यू की ट्रांसपोर्ट सर्विस दी थी ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने विमल को, तो एग्रीगेट टर्नओवर हम जब कंप्यूट करेंगे तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो 1 लाख रुपीज अपने एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में ऐड करेगा, बट विमल एंटरप्राइजेस उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि विमल के लिए वो इनवर्ट सप्लाईज होगी जिसके ऊपर उसको रिवर्स चार्ज पे करना है, और जीटीए के लिए वो आउटवर्ड आउटवर्ड रिवर्स चार्ज सप्लाई बनती है जिसके ऊपर रिसिपेंट पे सप्लाई रिसिपेंट रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेगा। तो जीटीए अपने एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करेगा और विमल अपने एग्रीगेट टर्नओवर में रिवर्स चार्ज ऐड नहीं करेगा। अभी आपको समझ आया होगा कि रिवर्स चार्ज सप्लाई किसको ऐड करना है, जो सप्लायर ऑफ रिवर्स चार्ज होगा उसको ऐड करना है, जो रिसिपेंट ऑफ रिवर्स चार्ज होगा उसको एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं करना है। तो ये इनकम टैक्स एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में ये चार एलिमेंट इंक्लूड हो गए, ये चार एलिमेंट एक्सक्लूड हो गए, और जो भी एग्रीगेट टर्नओवर होगा हम लोग कंप्यूट करेंगे ऑन पैन बेसिस पे, मतलब टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस विद द सेम पैन। दैट इज हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, मिस्टर पी एक कॉस्ट अकाउंटेंट थे, उनके 3 ऑफिसेस थे, तो 3 ऑफिस से जितना भी उनका टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जेम्प्टेड और जो भी इंटरस्टेट सप्लाई उनके हो गए, वो सारे के सारे ब्रांचेस का हम लोग मिला के चेक करेंगे कि मिस्टर पी लाइबल टू बी रजिस्टर होता है कि नहीं। एग्जाम्पल अगर मैं समझू कि महाराष्ट्र से 10 लाख रुपीज का टर्नओवर आता है टैक्सेबल सप्लाईज का, कोलकाता से 4 लाख रुपीज का आता है, और दिल्ली से 10 लाख रुपीज 10 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट होता है। तो टोटल अगर आज ऑल ब्रांचेस का हम लोग इंक्लूड करेंगे तो टोटल 24 लाख रुपीज का टर्नओवर होता है। और मिस्टर पी के जो ऑफिसेस है वो सारे ऑफिसेस अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, एक भी ऑफिस इनका स्पेशल कैटेगरी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इनके लिए लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी 20 लाख रुपीज, because cost accountant is exclusively engaged in supply of services। तो इनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी 20 लाख रुपीज, और इनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 20 लाख रुपीज के ऊपर, तो ये मिस्टर पी इज लाइबल टू बी रजिस्टर हो जाएंगे। तो इनके तीनों के तीनों जो ऑफिसेस है, फ्रॉम वेयर ही मेक अ टैक्सेबल सप्लाई इन एवरी स्टेट, एक्ट में लिखा है कि फ्रॉम एवरी स्टेट फ्रॉम ऑन ईच ही मेक अ टैक्सेबल सप्लाई, वहां पे उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो मिस्टर पी को महाराष्ट्र, कोलकाता और दिल्ली, इन 3 स्टेट में जो उनके ब्रांचेस है उन 3 ही ब्रांचेस के रिस्पेक्ट में उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। अगर मिस्टर पी का कोई भी एक ऑफिस स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है, दैट इज एमएमटीएन में आ जाता है, तो उनके लिए 10 लिमिट रिड्यूस होके 10 लाख रुपीज हो जाएगी। तो 10 लाख रुपीज के 24 लाख दैट इज एक्सीड द 10 लाख रुपीज, तो इस केस में उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है तो आपकी लिमिट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर 10 लाख रुपीज में 10 लाख रुपीज हो जाती है। तो एग्रीगेट टर्नओवर मींस टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस विद द सेम पैन अंडर, सेम पैन के अंडर जितने भी ब्रांचेस हम लोग के हो गए उन सारे ब्रांचेस का हम लोग टर्नओवर इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि मिस्टर पी का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होता है कि नहीं। अगर ऑल ब्रांचेस का इंक्लूड करके टर्नओवर एक्सीड होता है, तो एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो उस केस में मिस्टर पी लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाईज लिखा है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज का भी डेफिनेशन एक्ट में दिया है। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सेक्शन 247 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, द एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस the supplies which attract nil rate of tax, wholly exempt from tax under section 11, or non taxable supplies, तो नील रेटेड ऑफ टैक्स, wholly exempt from tax और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, ये 3 सप्लाईज जो होती है वो अपने एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में इंक्लूड होती है। एज पर सेक्शन 247 में एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की डेफिनेशन लिए, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में नील रेटेड, wholly on exempt और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी इंक्लूडेड होती है।
और आगे और एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो इंक्लूड करता है ऑल सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन दैट इज सप्लायर वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब अगर सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है वो ऑन ओन बेसिस मतलब खुद सप्लाई कर रहा है और ऑन अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल, मतलब एज अ एजेंट वो सप्लाई कर रहा है, तो वो भी सप्लाई उसके टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अगर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो मिस्टर पी को हम लोग एजेंट लेते हैं। मिस्टर पी एक एजेंट है। एजेंट नॉट इशूइंग ओन इनवॉइस और एजेंट इशूइंग ओन इनवॉइस। अगर आपने अगर सप्लाई चैप्टर देखा होगा तो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी हम लोग उसके सप्लाई मारते हैं। उसके पैरा 3 में लिखा है कि अगर एजेंट खुद का इनवॉइस अगर इशू करता है तो उस केस में वो उस एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है अंडर सेक्शन 24। वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अगर एजेंट खुद का इनवॉइस इशू नहीं करता है, मतलब वो एज अ मेयर एजेंट करके काम करता है, दैट इज ऑन कमीशन बेसिस, तो उस केस में प्रिंसिपल स्टॉक ट्रांसफर करता है और पर्सन एक्टिंग एज एजेंट, जो पर्सन एक्टिंग एज एजेंट एग्जाम्पल मिस्टर पी जो ओन सप्लाई करता है, मतलब वो खुद के बेसिस पे गुड सप्लाई करता है और ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल भी गुड सप्लाई करता है। लेट एग्जांपल केस 1 में अगर वो ओन सप्लाई करता है 10 लाख रुपीस और ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लाई करता है 5 लाख रुपीस, तो हम लोग जब एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करेंगे तो जो भी सप्लाई वो करेगा ऑन ओन बेसिस और ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, दोनों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर होता है 50 लाख रुपीस और थ्रेशोल्ड लिमिट आती है 20 लाख। तो इस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। केस 2 में अगर उसका ओन सप्लाई है 10 लाख रुपीस और ऑन द बिहाफ ऑफ वो सप्लाई करता है 30 लाख रुपीस, तो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड हो जाता है 23 लाख रुपीस, दैट इज। तो उस केस में एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि एक अनड्यू हार्डशिप कैसे बनती है, जो टर्नओवर है 5 लाख रुपीस और 13 लाख रुपीस, ये जो टर्नओवर है ये टर्नओवर है प्रिंसिपल का, तो ये टर्नओवर प्रिंसिपल के भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाता है और एजेंट के भी टर्नओवर में इंक्लूड हो जाता है। तो 5 लाख और 30 लाख सब जो प्रिंसिपल है वो भी अपने टर्नओवर में ऐड करेगा और एजेंट भी अपने टर्नओवर में उसको 5 लाख और 30 लाख को ऐड करेगा। तो एक अनड्यू हार्डशिप आ जाती है सप्लायर्स के ऊपर। तो ये जो हम लोग ने अभी एग्जांपल देखा वही वो एक्सप्लेनेशन बोलता है कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो इंक्लूड करेगा ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करो और खुद सप्लाई करो, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाती है। एग्जाम्पल अगर आप एजेंट हो गए तो आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो सप्लाई करते हो वो भी आपके टर्नओवर में इंक्लूड हो जाती है। एक एग्जाम्पल देखेंगे कि Supriya Enterprises has appointed Mr. GMP and Associates as his agent. All supply of goods are made by GMP and Associates as an agent of Supriya. Examine whether such supply shall be included in the computation of aggregate turnover of Mr. GMP and Associates. तो मिस्टर GMP and Associates क्या करता है कि सुप्रिया एंटरप्राइजेज जो उसका प्रिंसिपल है उसके बिहाफ पे गुड्स सप्लाई करता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करते वक्त जो भी वो सप्लाई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सुप्रिया वो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा कि नहीं एजेंट के। तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल, खुद के बिहाफ पे। तो मिस्टर जेएमपीएन एसोसिएट जो है जो भी सप्लाई करता होगा एज अ एजेंट ऑफ सुप्रिया will also include in the aggregate turnover of Mr. GMPN Associate। तो मिस्टर GMPN Associate जो एजेंट है उसके टर्नओवर में जो भी सप्लाई उसने की होगी वो हम लोग ऐड करेंगे। फिर आगे आ जाता है कि अगर इन केस ऑफ जॉब वर्क होगा तो टर्नओवर कैसे कंप्यूट करेंगे। द सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर shall be treated as a supply of goods by principal as referred to in section 143 and value of such goods shall not be included in aggregate turnover of registered job worker। अगर जॉब वर्कर के केस में अगर जॉब वर्कर गुड्स सप्लाई करता है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस से, तो अगर सेक्शन 143 के हिसाब से वो सप्लाई बाय द जॉब वर्कर नहीं माना जाता, सप्लाई बाय द प्रिंसिपल माना जाता है। तो टर्नओवर जब कंप्यूट करेगा प्रिंसिपल, तो जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स
जो जॉब वर्कर के आफ्टर कंप्लीशन जॉब वर्कर के प्लेस से हम लोग ने सप्लाई किए होंगे, वो भी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूडेड होगी एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द जॉब वर्कर, नॉट अ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द जॉब वर्कर। वो ऐड होगी जो भी उसका प्रिंसिपल होगा उसके टर्नओवर में। तो एग्जाम पे इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि एक वैल्यू ऑफ सप्लाई है जॉब वर्कर के 10 लाख रुपीज, तो ये 10 लाख रुपीज किसके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगी। तो ऑलवेज याद रखना कि जो भी जॉब वर्कर के प्लेस से हम लोग सप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग जॉब वर्कर की सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल। और वो जो भी वो वैल्यू ऑफ गुड्स होगी वो ऐड होगी प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर में, नॉट अ जॉब वर्कर के टर्नओवर में। ऑलवेज रिमेंबर जॉब वर्कर के टर्नओवर में जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स होगी वो ऐड नहीं होगी, प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगी।